हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू लर्न टू कम्पीट। माय नेम इज़ हरदीप सिंह ठाकुर और आज हम आ गए हैं सेकंड वीडियो पे एमसीक्यू सीरीज़ की। तो इस वीडियो में भी हम पहले की तरह 10 क्वेश्चन करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स से और 10 क्वेश्चन करेंगे इंडियन इकोनॉमी से। शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, कंजम्पशन फंक्शन अज्यूम दैट कंजम्पशन चेंज एट ए कॉन्स्टेंट रेट एज इनकम चेंज। ये कह रहा है कि कंजम्पशन फंक्शन ये मान के चलता है कि जैसे जैसे इनकम चेंज होगी कंजम्पशन भी हमारा चेंज होगा एक कांस्टेंट रेट से। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्यों? बिकॉज कंजम्पशन फंक्शन हमारा होता है c इज इक्वल टू में सी बार प्लस बी वाई। कई बार हम इसे c इज इक्वल टू में a प्लस बी वाई भी लिखते हैं। ये a कह लीजिए या c बार कह लीजिए, ये होती है हमारी ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ओके, ये b होता है हमारे पास मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और ये y होता है हमारी इनकम। ओके, फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है 30 प्लस 0.75 वाई। इस कंजम्पशन फंक्शन का क्या मतलब है कि अगर ये इनकम 0 हो जाए तब भी हमारी कंजम्पशन कितनी रहने वाली है? 30 रहने वाली है, क्योंकि 0 इंटू 75 तो 0 हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर इनकम बढ़ रही है तो क्या हमारा कंजम्पशन कॉन्स्टेंट अमाउंट से बढ़ेगा? देखिए, कंजम्पशन क्या है हमारा 30 प्लस 0.75। मान लीजिए हमारी इनकम हो गई 100, तब हमारा कंजम्पशन कितना हो जाएगा? 30 प्लस 75 दैट इज़ 105। इसी तरह हमारा कंजम्पशन क्या हो जाएगा अगर हमारी इनकम हो जाती है 200? ओके, तब हमारा कंजम्पशन हो जाएगा 30 प्लस 75 मल्टीप्लाई विद 2 150 यानी कि 180। इसी तरह अगर हमारी इनकम हो जाती है 300 तो हमारा कंजम्पशन फंक्शन क्या हो जाएगा? पॉइंट हटेगा, यहाँ से ये 3 आ जाएगा। 75 मल्टीप्लाई में 3। आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट केस में क्या हुआ, जब इनकम होती 75 मल्टीप्लाई में 1 हुआ। ठीक है, तो यानी हमारी इनकम 75 के मल्टीप्लाई में बढ़ी। सेकेंड टाइम भी क्या हुआ? 75 मल्टीप्लाई में 2 हुआ। थर्ड में क्या हुआ? 75 मल्टीप्लाई में 3 हुआ। यानी कि हमारी कंजम्पशन जो है वो कांस्टेंट अमाउंट से बढ़ेगी और वो कांस्टेंट अमाउंट क्या होगा? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो जब भी हमारी इनकम बढ़ती है एक कांस्टेंट अमाउंट से हमारा कंजम्पशन बढ़ता है और वो कांस्टेंट अमाउंट क्या होता है? एमपीसी होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट हमें कह रही है ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज द रेशियो ऑफ टोटल कंजम्पशन टू टोटल इनकम। यानी कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन कह रहा है ये टोटल कंजम्पशन और टोटल इनकम का रेशियो है, जो कि गलत स्टेटमेंट है। ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन नहीं, ये होता है हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला। तो स्टेटमेंट फर्स्ट हमारी करेक्ट है, स्टेटमेंट सेकंड गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, फॉर ए क्लोज्ड इकोनॉमी विद नो फॉरेन ट्रेड। हमें पता है जब हम क्लोज्ड इकोनॉमी की बात कर रहे होते हैं तो हमारे पास सिर्फ हाउस होल्ड सेक्टर होता है, प्लस फॉर्म्स होती हैं, प्लस गवर्नमेंट सेक्टर होता है, यानी कि हमारा फॉरेन सेक्टर नहीं होता क्लोज्ड इकोनॉमी में। ओके, तो यहाँ पे कोई भी फॉरेन सेक्टर नहीं है। तो अगर एक क्लोज्ड इकोनॉमी की बात की जाए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? जीडीपी इक्वल टू जीएनपी होगा, जीडीपी ग्रेटर देन जीएनपी होगा, जीडीपी लेस देन जीएनपी होगा, या जीडीपी प्लस जीएनपी इक्वल टू 0 होगा। देखिए, हमें पता है अगर ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड ऐड कर दें तो हमारे पास जीएनपी आ जाता है, यानी कि ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट आ जाता है। तो जब भी आप ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड ऐड करेंगे आपके पास ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा। अब क्योंकि हमारे पास फॉरेन सेक्टर नहीं है तो हमारा नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब जब ये 0 हो गया है तो हमारा जीडीपी किसके इक्वल हो जाएगा? जीएनपी के इक्वल हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ डैश कैन बी ग्रेटर देन 1। किसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सकती है? मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की यानी एमपीसी की, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी कि एपीसी की, मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव यानी एमपीएस की, या फिर एपीएस की यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव की। देखिए, एमपीसी हमें क्या बताता है? एमपीसी हमें बताता है चेंज इन कंजम्पशन विद चेंज इन इनकम। ओके, यानी कि अगर आपकी इनकम चेंज होती है तो कंजम्पशन में कितना चेंज आएगा। मान लीजिए आपकी इनकम 100 से चेंज हुई तो क्या आपका कंजम्पशन 200 से चेंज हो सकता है? नहीं। मैक्सिमम आपकी इनकम अगर 100 से बढ़ी है तो आप कंजम्पशन कितने से बढ़ाएंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 100 से बढ़ा सकते हैं, 100 से ज़्यादा से तो नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, तो बढ़ी हुई इनकम का कितना पार्ट आप कंजम्पशन में खर्च कर रहे हैं वही एमपीसी बताता है। अब बढ़ी हुई इनकम का, जब इनकम ही 100 से बढ़ी है, इसका कितना पार्ट आप खर्च कर सकते हैं? मैक्सिमम 100 कर सकते हैं। तो मैक्सिमम एमपीसी की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 हो सकती है। एमपीसी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। वहीं पर अगर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की बात करें, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है कंजम्पशन अपॉन में इनकम। हमें पता है जब हमारी इनकम कम भी हो कुछ ना कुछ हम कंजम्पशन कर रहे होते हैं। मान लीजिए हमारी इनकम 0 भी है तब भी आप कुछ ना कुछ कंजम्पशन
कर रहे होंगे तो कंजम्पशन हमारा ज़्यादा हो सकता है इनकम से, और अगर कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा होगा तो एपीसी की वैल्यू ज़्यादा हो सकती है 1 से। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर कंजम्पशन हमारा 50 है और उस टाइम हमारी इनकम सिर्फ 10 रुपये है, यानी कि हमें कहीं से उधार लेके कंजम्पशन करनी पड़ रही है कि हमारी इनकम बहुत कम है, तो एपीसी हमारा यहाँ पर 5 हो जाएगा। ओके, तो यानी कि एपीसी हमारा ग्रेटर देन 1 हो सकता है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम एमपीएस की बात करें तो एमपीएस हमें क्या बताता है, चेंज इन सेविंग विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम, यानी बढ़ी हुई इनकम का कितना भाग आप सेव कर रहे हैं। तो अगर आपकी इनकम 100 से बड़ी है तो इसका कितना भाग आप सेव कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप 100 रुपये ही सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि एमपीएस ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो सकता है। ओके, इसी तरह अगर हम एपीएस की बात करें, एपीएस क्या कहता है कि आपकी सेविंग अपॉन में इनकम का रेशो क्या है, यही एपीएस बताता है। तो क्या आपकी सेविंग ज़्यादा हो सकती है आपकी इनकम से? नहीं। अगर आपकी सेविंग इनकम से ज़्यादा है इसका मतलब आप कंजप्शन कुछ भी नहीं कर रहे। ओके, साथ ही साथ आप सेव कर रहे हैं जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सेविंग कभी भी इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकती आपकी, क्योंकि अल्टीमेटली आपको सेव कहाँ से करना है, इनकम में से ही करना है। सेविंग कभी इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकती, इसलिए एपीएस कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द आरबीआई प्रेस रिपोर्ट डेटेड 29 दिसंबर 2022, आरबीआई की एक रिपोर्ट आई 29 दिसंबर 2022 को, जो क्या कह रही है, नेट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, यानी कि हमारी जो बोरोइंग है टू इंडिया रिकॉर्डेड एन आउटफ्लो ऑफ, यानी इंडिया की जो नेट बोरोइंग है उसमें क्या आया है, आउटफ्लो आया है कितने का, 0.4 बिलियन यूएस डॉलर का। ठीक है, इन द सेकेंड क्वार्टर, यानी कि हमारे पास इंडिया से हमने पैसा बाहर भेजा है। ठीक है, यानी लोगों ने इंडिया से बोरो किया है। ठीक है, आउटफ्लो है। ठीक है, बोरोइंग का नेट बोरोइंग क्या है, आउटफ्लो में जा रही है। आउटफ्लो मतलब यानी इंडिया से पैसा बाहर जा रहा है, हमसे उधार खरीदा गया है। द अबाउट ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन डैश अकाउंट, कौन से अकाउंट में होगा, ये करंट अकाउंट में होगा या कैपिटल अकाउंट में होगा। देखिए, हमें पता है बोरोइंग हमेशा किसका पार्ट होती है, कैपिटल अकाउंट का पार्ट होती है। तो इसका आंसर या तो सी होगा या डी होगा। ठीक है, ऑन डैश साइड ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट ऑफ इंडिया। अब देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट की 2 साइड होती है, एक होती है क्रेडिट साइड और एक होती है डेबिट साइड। ओके, जब भी पैसा इंडिया से बाहर जाएगा तो वो डेबिट साइड में जाएगा, और जब भी पैसा इंडिया में आएगा, फॉर एग्जांपल इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो वो क्रेडिट साइड का पार्ट है। ओके, उसी तरह अगर हम बाहर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यानी इंडिया के लोग फॉरेन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो डेबिट साइड जाएगा। पैसा किसी भी तरह अगर इंडिया से बाहर जा रहा है तो वो डेबिट साइड का पार्ट है। ओके, तो ये डेबिट साइड आएगा, तो ये कैपिटल अकाउंट प्लस डेबिट साइड, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी यूनिट्स। जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी वैल्यू को हम मॉनेटरी यूनिट्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी कि गुड्स के प्राइस को आप मॉनेटरी यूनिट में बता सकते हैं कि इस गुड का प्राइस 400 है, 500 है, जितना भी है आप मॉनेटरी टर्म में बता सकते हैं। इस स्टेटमेंट के बेसिस पे आइडेंटिफाई द फंक्शन परफॉर्म बाय मनी, मनी का आपने फंक्शन बताना है। ठीक है, देखिए मनी क्या काम कर रही है, यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू बता रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन तो नहीं है। ओके, स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे मनी को स्टोर नहीं कर रहे हैं। यूनिट ऑफ अकाउंट फंक्शन है, यानी कि ये क्या बता रही है, हमें एक तरह से मापने का तरीका है ये गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, यूनिट ऑफ अकाउंट आंसर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे वैल्यू देख के आप ये मत मान लीजिएगा कि ये इसका फंक्शन है, ये वाला वैल्यू क्या है, स्टोर का फंक्शन दिखा रहा है। ठीक है, तो यानी यहाँ पे आप स्टोर कर रहे हैं, यहाँ पे आप मनी को सेव कर रहे हैं। तो यहाँ वैल्यू देख के कई बच्चे ये स्टोर ऑफ वैल्यू लगाते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी यूनिट, जो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज उसे मॉनेटरी टर्म में बता सकते हैं, तो ये यूनिट ऑफ अकाउंट फंक्शन होता है मनी का। तो देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, फाइंड द मिसिंग फिगर्स एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। यहाँ पे आपने मिसिंग फिगर बताने हैं, कौन कौन से फिगर मिसिंग है, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, ये आपने बताने हैं और यहाँ से आपने ऑप्शन चूज करना है कौन सा करेक्ट है। सबसे पहले हमें पता है कि हमारे पास ये हमारा प्राइमरी डिपॉजिट है, उसका 80% बैंक ने लोन के तौर पे दिया और 20% बैंक ने रिजर्व पे रखा है। तो हमारा लीगल रिजर्व रेशो जो यहाँ पर है वो 20% है, ये हमें पता लग गया। ओके, इसी तरह जो बैंक 800 लोन की फॉर्म में दिया वो बैंक में वापस डिपॉजिट हुआ। अब बैंक इसका 20% यानी 160 रुपीज़ रिजर्व में रखेगा, बाकी बचा हुआ लोन की फॉर्म में दे देगा। तो अगर 800 में से हम 160 घटा दें तो बचा हुआ जो होगा वो लोन की फॉर्म में गया होगा, यानी 640 जो है लोन की टर्म में गया होगा। तो पहली वैल्यू तो हमारे पास आ गई है जो कि है 640। अब 640 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें नहीं है, ऑप्शन बी में नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा गलत आंसर हो जाए। अब हमारे पास बचे 3 ऑप्शन, फर्स्ट,
थर्ड और फोर्थ। ओके, अब हमें निकालना है टोटल डिपॉजिट। ठीक है, ये है हमारे टोटल और ये है हमारे डिपॉजिट। तो टोटल डिपॉजिट हमने यहाँ पे निकालना है। हमें पता है टोटल डिपॉजिट कैसे निकलता है, प्राइमरी डिपॉजिट को मल्टीप्लाई करते हैं हम मल्टीप्लायर से। या मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 में लीगल रिजर्व रेशो। तो ये कितना हो जाएगा, 1 में 20, ऊपर जाएगा परसेंटेज का 100, तो ये कितना हो जाएगा 5, यानी मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू है 5। तो जो आपका इनिशियल डिपॉजिट है वो कितने गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी 5000। ओके, तो हमारे पास सेकंड वैल्यू आ गई 5000, जबकि फर्स्ट ऑप्शन में ये वैल्यू कितनी दी हुई है 1000। तो फर्स्ट ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। अब बचे थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन में ये वैल्यू दी हुई है 4000, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो सही ऑप्शन हमें यहीं से मिल गया है ऑप्शन डी, जिसमें फर्स्ट वैल्यू है 640, सेकंड वैल्यू है 5000। ओके, फिर भी हम थर्ड और फोर्थ वैल्यू भी निकाल लेते हैं। ओके, अब हमारे पास टोटल डिपॉजिट है 5000 और हमें पता है ये प्रोसेस जो है, जो डिपॉजिट का और लोन का प्रोसेस तब तक चलता है जब तक इनिशियल डिपॉजिट किसके इक्वल नहीं हो जाते, लीगल रिजर्व, टोटल जो रिजर्व है उसके इक्वल नहीं हो जाते। तो ये अगर 1000 है तो ये भी कितना रहा होगा, 1000 रहा होगा। ठीक है, ये प्रोसेस जो है मनी क्रिएशन का बैंक का तब तक चलता रहता है जब तक ये टोटल रिजर्व किसके इक्वल ना हो जाए, इनिशियल डिपॉजिट के इक्वल ना हो जाए। तो ये 1000 है तो ये भी 1000 होगा। तो ये फोर्थ वैल्यू में हमारी 1000 आ गई। ओके, और अगर हमने लोन्स निकालने हैं तो टोटल डिपॉजिट में से आप रिजर्व घटा दीजिए, हमारे पास लोन्स आ जाते हैं, यानी 4000 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो ऑप्शन डी हमारे पास सही आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफिकली एग्रीगेट डिमांड फंक्शन कैन बी ऑब्टेन बाय वर्टिकली एडिंग डैश एंड डैश फंक्शन। देखिए हमें पता है एग्रीगेट डिमांड किसके लिए होता है, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। तो अगर आपको ग्राफिकली भी एग्रीगेट डिमांड लेनी है तो वो किसे मिला के आएगी, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को मिला के आएगी। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन। ठीक है, और यही रीज़न है कि हमारी एग्रीगेट डिमांड कर यहाँ से स्टार्ट नहीं होती, बिकॉज उसमें कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट ऐड होते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट ना होकर एग्रीगेट डिमांड कर ऊपर से स्टार्ट होती है, बिकॉज उसमें क्या ऐड हो जाता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ऐड हो जाती है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन को ऐड करके आपके पास आता है एग्रीगेट डिमांड फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट रीजन दैट मे अफेक्ट द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इन द इकोनॉमी। इनमें से आपने करेक्ट रीजन बताना है जो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड को इफेक्ट कर सकता है हमारी इकोनॉमी। अब हमारी इकोनॉमी में हम फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड क्यों करेंगे, ठीक है, वो बताना है। देखिए, अगर आपने इंपोर्ट करना है विजिबल का मतलब जो टेंजिबल गुड्स होती हैं जिन्हें आप टच कर सकते हैं, अगर आपने गुड्स को इंपोर्ट करना है तो ऑब्वियस सी बात है आपको पैसा किस में देना पड़ेगा, फॉरेन करेंसी में देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप यूएसए से अगर इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपको यूएसए को डॉलर में पेमेंट करनी पड़ेगी, तो ऑफकोर्स आपकी फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड इंक्रीज होगी। तो इंपोर्ट ऑफ विजिबल जो है फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड को प्रभावित करेगा हमारी कंट्री के लिए। एक्सपोर्ट ऑफ इनविजिबल, यानी हमने अपनी सर्विसेज को एक्सपोर्ट करना है, तो अगर कोई यूएसए में बैठा हुआ हमारी सर्विस लेना चाहता है इंडियंस की, तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमारी करेंसी में पेमेंट करनी पड़ेगी, यानी रुपीज़ में करेंसी में पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये तो रुपीज़ की डिमांड बढ़ रही है, फॉरेन एक्सचेंज की तो नहीं बढ़ रही हमारे लिए, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन कह रहा है रेमिटेंस बाय रेजिडेंट्स वर्किंग अब्रॉड। जो अब्रॉड में लोग काम कर रहे हैं उन्होंने रेमिटेंस भेजना है इंडिया में। अगर इंडिया में रेमिटेंस भेजना है तो वो क्या भेजेंगे, रुपए भेजेंगे, तो हमारे रुपीज़ की डिमांड बढ़ेगी इससे, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड को इंक्रीज नहीं करेगा। नेक्स्ट है परचेज ऑफ एसेट अब्रॉड। अगर आपने अब्रॉड में कोई परचेज करना है एसेट, तो अगर आपने मान लीजिए फॉर एग्जांपल यूएस में कोई एसेट परचेज करना है तो आपको डॉलर में पेमेंट करनी पड़ेगी, तो ये भी हमारी फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड को बढ़ाएगा, क्योंकि ये भी डॉलर की डिमांड को बढ़ा रहा है। अगर हमने इंपोर्ट करना है तो भी डॉलर की डिमांड को बढ़ाया जा रहा है। एक्सपोर्ट करने के लिए और कोई रेमिटेंस भेज रहा है अगर रेजिडेंट, उसके लिए सिर्फ रुपीज़ की डिमांड बढ़ेगी। फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कहाँ से बढ़ेगी, एक तो इंपोर्ट ऑफ विजिबल से यानी ऑप्शन 1 से और ऑप्शन 4 से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 1 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज फॉर ए गिवन इकोनॉमी, सेविंग फंक्शन हमें दिया हुआ है, ओके, इन्वेस्टमेंट दी हुई है 4000 करोड़, फिर एस इज सेविंग फंक्शन, वाई इज नेशनल इनकम। ये सेविंग फंक्शन में ये जो वाई है ये हमारी नेशनल इनकम है, आई जो है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है जो कि 4000 करोड़ है। आपको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालना है। आपके ऑप्शन ये 4 दिए हुए हैं। देखिए हमें पता है इक्विलिब्रियम लेवल की बात हो रही है और इक्विलिब्रियम लेवल पे सेविंग किसके इक्वल होती है, इन्वेस्टमेंट के, और सेविंग क्या दी हुई है हमें -60 + 0.1 वाई जो किसके इक्वल है, इन्वेस्टमेंट जो कि 4000 करोड़ है। ओके, अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये -60 इस साइड चला जाएगा जो कि प्लस में हो जाएगा यहाँ पे जाके, ये हो जाएगा 4060। अब ये 0.1 इसके नीचे चला जाएगा जो कि हो जाएगा y = में 4060 डिवाइड बाय 0.1।
पॉइंट हटाएंगे, ऊपर एक जीरो लिख जाएगी, तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई है 40,600, जो कि है ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग चार्ट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। इस चार्ट में क्या बताया है, कैपिटल अकाउंट के पार्ट बताया है। कैपिटल अकाउंट का क्या पार्ट होता है, इन्वेस्टमेंट होती है, एक्सटर्नल बोरोइंग होती है, एक्सटर्नल असिस्टेंट होती है। ओके, अब एक्सटर्नल बोरोइंग और एक्सटर्नल असिस्टेंस के अलावा इन्वेस्टमेंट को दो चीज़ में डिवाइड किया गया है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और दूसरी होती है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट या पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आप कह सकते हैं। तो इसका जो सेकंड पार्ट हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब ये तो थे मैक्रो के 10 क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। अब हम करेंगे इंडियन इकोनॉमी के 10 क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द गोल्स ऑफ इंडियन 5 ईयर प्लान। आपको इंडिया के 5 ईयर प्लान के गोल इसमें से आइडेंटिफाई करने हैं। ओके, वैसे तो हर इंडियन 5 ईयर प्लान के अलग अलग गोल थे, हमारे 12 5 ईयर प्लान रहे हैं, 12 के अलग अलग गोल थे, लेकिन हम जो अपनी इंडियन इकोनॉमी के बुक में पढ़ते हैं वो 4 मेन गोल्स पढ़ते हैं। ठीक है, पहला गोल हमारा होता है जीडीपी ग्रोथ। ओके, पहली बात हमने जो की थी अपने 5 ईयर प्लान में वो की थी ग्रोथ की बात। ठीक है, दूसरी बात हमने की थी मॉडर्नाइजेशन की बात। ओके, इसके बाद हमने सेल्फ रिलायंस की बात की थी, यानी कि हम खुद पे आत्मनिर्भर बनेंगे, या फिर इसे सेल्फ सफिशिएंसी भी कह सकते हैं, सेल्फ रिलायंस और सेल्फ सफिशिएंसी। इसके बाद हमने बात करी थी इक्विटी की, ठीक है, यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की। अब ये चारों ऑप्शन कहाँ पे हैं, यहाँ पे हमें ग्रोथ दिया हुआ है, यहाँ इक्वालिटी दिया हुआ है। इक्वालिटी की बात हमने यहाँ नहीं करी थी, इक्विटी की बात करी थी। मॉडर्नाइजेशन सेम है, सेल्फ रिलायंस सेम है, तो ये ऑप्शन तो हो गया गलत, क्योंकि इक्वालिटी की हमने बात नहीं करी थी। सेकेंड ऑप्शन में है डेवलपमेंट, हमने डेवलपमेंट की बात नहीं करी थी, हमने ग्रोथ की बात करी थी। और यहाँ पे एक और चीज़ अगर आप देखिए तो सस्टेनेबिलिटी आ रहा है। गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म इसी बेस पे हुआ था कि गवर्नमेंट ने ग्रोथ पे ध्यान दिया लेकिन सस्टेनेबल ग्रोथ पे ध्यान नहीं दिया, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड में आप देख सकते हैं गुड हेल्थ की बात करिए, हेल्थ पे हमें ध्यान नहीं दिया और ना ही हमने सस्टेनेबिलिटी पे दिया है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट है, ग्रोथ की बात कर रहा है, जो यहाँ मैच कर रहा है जीडीपी ग्रोथ। इक्विटी की बात भी हमने करी थी, मॉडर्नाइजेशन की बात भी हमने करी थी, और सेल्फ रिलायंस या सेल्फ सफिशिएंसी की बात भी हमने करी थी। तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो ये हमें इक्वालिटी और इक्विटी के बीच में डिफरेंस बता रहा है। गवर्नमेंट ने जो फोकस किया था वो इक्विटी पे किया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे इक्वालिटी बात करती है कि सबको एक जैसी चीज़ मिलनी चाहिए, इक्विटी बात करती है कि जिसको ज़्यादा की जरूरत है पहले उसे ज़्यादा दीजिए और जिसको जरूरत नहीं है उसे देने की आवश्यकता नहीं है। ओके, ये डिफरेंस होता है इक्विटी एंड इक्वालिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइना हैज़ परफॉर्म एक्सीडिंगली वेल इन वेरियस हेल्थ एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हेल्थ इंडिकेटर। इनमें से कौन सा हेल्थ इंडिकेटर नहीं है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हेल्थ इंडिकेटर है, ये हमें बताता है कि 1000 लाइव बर्थ में से कितने जो ऐसे इन्फेंट्स हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं जो 1 साल की उम्र पूरी करने से पहले ही एक्सपायर हो जाते हैं, यानी 1 ईयर के होने से पहले ही जिनकी मृत्यु हो जाती है, वो होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और ये हेल्थ से रिलेटेड है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ बताता है कि आपकी इकॉनमी में अगर कोई पर्सन आज जन्म ले रहा है तो वो कितने साल तक एक्सपेक्टेड है कि जिएगा। ठीक है, वो होती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और ये हेल्थ पे डिपेंड करती है। ठीक है, आपकी कंट्री में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जितना अच्छा होगा लोग उतने ही ज़्यादा साल जिएंगे, तो ये भी हमारा हेल्थ से रिलेटेड है। परसेंटेज ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, ये हेल्थ से रिलेटेड नहीं है, ये आपका एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, इनकम से रिलेटेड है, तो ये एक हेल्थ इंडिकेटर नहीं है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कहती है कि 1 लाख जो लाइव बर्थ हो रही है इंडिया में जो 1 लाख बच्चे जन्म ले रहे हैं, उन्हें बच्चों को जन्म देते टाइम किसी भी प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स की वजह से कितनी मदर्स की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये है भी हमारा हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ जो है वो हेल्थ रिलेटेड इंडिकेटर है, लेकिन थर्ड जो है वो हेल्थ रिलेटेड इंडिकेटर नहीं है। वो इनकम रिलेटेड इंडिकेटर हो सकता है, वो एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इंडिकेटर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है द साइकिल्स ऑफ एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल्स। कॉलोनियल रूल्स के टाइम में जो हमारी एग्रीकल्चर था उसको जो कड़ियाँ लगी हुई थी, साइकिल्स होता है एक तरह से हथकड़ी की तरह जो काम करता है, जो एग्रीकल्चर को कड़ियाँ लगी हुई थी कॉलोनियल रूल के टाइम में वो परमानेंटली तोड़ दी गई बाय गिवन रिवोल्यूशन। या गिवन रिवोल्यूशन में या ग्रीन रेवोल्यूशन आएगा। ओके, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के द्वारा जो वो कड़ियाँ जो है जो एग्रीकल्चर को लगी हुई थी, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर हमारा ग्रो नहीं कर रहा था, वो तोड़ दी गई थी। दैट रिजल्टेड फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ, और ये हुआ किस किस की वजह से था ये आपने बताना है। ILD वेराइटीज़ की वजह से हुआ था, ये बात बिल्कुल सही है। HYV सीड्स आए थे उस टाइम जिसका हमने ग्रीन रेवोल्यूशन में यूज़ किया था। मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर है, ये भी बिल्कुल सही है,
यही प्रॉब्लम आई थी ग्रीन रेवोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने में कि वहाँ पे टूल्स की ज़रूरत थी हमें, ठीक है। और इसी के लिए रूरल क्रेडिट भी प्रोवाइड किया गया था, जिसकी वजह से RRBs हमारे खोले गए थे, रीजनल रूरल बैंक खोले गए थे। जो हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर थे MS स्वामीनाथन, उन्हीं का ही रोल था RRB को भी ओपन करने में, इसीलिए उन्हें फादर्स ऑफ RRB भी कहा जाता है, ठीक है। तो RRB भी खोले गए थे क्योंकि टूल्स की हमें आवश्यकता थी, ट्रैक्टर वगैरह की जरूरत थी, तो छोटे किसान वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो उन्हें क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए RRB खुलवाए गए थे MS स्वामीनाथन जी के प्रयासों के द्वारा। इसके बाद है केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, ये भी बिल्कुल सही है। हमारे जो हाई वेराइटी सीड्स थे वो जल्दी उनमें कीड़ा पकड़ लेता था और ज़्यादा उनको न्यूट्रिशन की जरूरत थी, तो इसके लिए हमें फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड यूज़ करने की जरूरत पड़ी थी। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड ये गलत है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज़ हमने ग्रीन रेवोल्यूशन में नहीं किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3 और ये किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द फॉलोइंग पिक्चर एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। वुमेन इन रूरल हाउस होल्ड्स टेक अप बी कीपिंग। बी कीपिंग है हमारा जहाँ पे आप मधुमक्खियों को पालते हैं ताकि आप उनसे हनी प्राप्त कर सके, शहद प्राप्त कर सके एज एन एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी। तो रूरल हाउस होल्ड में जो वुमेन्स के द्वारा बी कीपिंग जो है, मधुमक्खी पालन जो है, वो एज ए एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी यूज़ की जा रही है। सच काइंड ऑफ एक्टिविटी, इस तरह की एक्टिविटी मे बी एनविसेज्ड अंडर डैश एज डाइवर्सिफिकेशन एक्टिविटी। तो ये इनमें से किसके अंडर आएगी एज ए डाइवर्सिफिकेशन एक्टिविटी? एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, हॉर्टिकल्चर, पोल्ट्री। देखिए अगर आप वैसे सर्च करेंगे गूगल पे तो ये एनिमल हस्बेंड्री के अंदर शो करता है, ठीक है। और बी प्रोडक्शन को, यानी हनी बी जिसमें आप प्रोड्यूस करते हैं, उसे हम एपीकल्चर का नाम देते हैं। वैसे तो ये एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आना चाहिए, लेकिन ये एनिमल हस्बेंड्री का पार्ट नहीं है, बिकॉज इंडियन सोसाइटी फॉर हॉर्टिकल्चर साइंस इसे हॉर्टिकल्चर का पार्ट मानती है। तो इंडियन सोसाइटी फॉर हॉर्टिकल्चर साइंस की अगर मानी जाए तो ये हॉर्टिकल्चर का पार्ट है। अब देखिए, अब इसमें एक कन्फ्यूज़न हो सकती है। देखिए हम बी कीपिंग करके यानी हनी बी को पाल के और उससे शहद ले रहे हैं। इसी तरह एक होता है सिल्क प्रोडक्शन, ठीक है, जिसमें आप सिल्क वॉर्म को पालते हैं और उनसे सिल्क की प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। सिल्क वॉर्म जो है वो हमारा हॉर्टिकल्चर का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो अगर आ जाता है सिल्क प्रोडक्शन तो वो हॉर्टिकल्चर में नहीं आएगा, बट हनी प्रोडक्शन जो है वो हॉर्टिकल्चर का पार्ट है। और किसके अकॉर्डिंग? इंडियन सोसाइटी फॉर हॉर्टिकल्चर साइंस के अकॉर्डिंग। ओके, तो यहाँ पे जो आंसर होगा करेक्ट वो ऑप्शन सी होगा। इन 1991 एज एन इमीडिएट मेजर टू रिजोल्व द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, 1991 में जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ रहा था, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा डेफिसिट में चला हुआ था, यानी कि हमारा एक्सपोर्ट कम था, इम्पोर्ट ज़्यादा था। ओके, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट को रिजोल्व करने के लिए रुपीज़ को डिवैल्यूएट किया गया अगेंस्ट फॉरेन करेंसी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, 1991 में हमारे रुपीज़ को जो है वो डिवैल्यू किया गया था। अब इसका रीज़न क्या दिया गया है? रीज़न कह रहा है डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी वाज एमिनेंट, वो जरूरी भी था डिवैल्यूएशन जो रुपीज़ है, टू रीप्लेनिश टू डिटेरियोरेटेड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो रहा था उसे वापस से ठीक करने के लिए डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी जरूरी भी था। तो ये रीज़न भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हमें पता है जब भी हमारी करेंसी डी वैल्यू करती है, ओके, तो उससे हमारे एक्सपोर्ट जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, इम्पोर्ट जो हैं वो कम हो जाते हैं। ओके, हमारे एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हो जाते हैं, इंपोर्ट कम हो जाता है। और जब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया है और इंपोर्ट कम हो गया है तो उससे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट से सरप्लस की तरफ चला जाता है। ओके, तो ये असर्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है अंडर डैश इन चाइना फार्मर्स एंड इंडस्ट्रियल यूनिट वर रिक्वायर्ड टू बाय। किस चाइना में किसके अंडर फार्मर्स और इंडस्ट्रियल यूनिट थी जो उनको रिक्वायर था टू बाय एंड सेल फिक्स क्वांटिटी ऑफ इनपुट एंड आउटपुट ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस फिक्स बाय द गवर्नमेंट। यानी कि एक फिक्स अमाउंट ऑफ इनपुट या फिर आउटपुट जो है उन्हें आपने किस प्राइजेस पे बेचना था? जो गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइडेड है। एक फिक्स अमाउंट आप बेचेंगे गवर्नमेंट द्वारा फिक्स प्राइजेस पे और बाकी बचा हुआ अमाउंट जो है उसे आप मार्केट प्राइस पर बेच सकते हैं। तो ये किसके अंडर हुआ था? ये हुआ था डुअल प्राइसिंग के अंदर, ठीक है। डुअल प्राइसिंग का क्या मतलब था कि अगर मान लीजिए आपको 100 यूनिट आपने प्रोडक्शन करी है कुछ फिक्स अमाउंट पे, मान लीजिए 50 यूनिट आपको बेचनी है गवर्नमेंट डिसाइडेड प्राइस पे, ठीक है, ताकि उसे गरीब अफोर्ड कर पाए, और 50 यूनिट जो बच गई वो आप बेचेंगे मार्केट प्राइस पे, वो मार्केट प्राइस पे आप बेच सकते हैं, ठीक है। जैसे MSP का कंसेप्ट होता है, सेम वैसे उसका कंसेप्ट था डुअल प्राइसिंग का। ओके, कम्यून सिस्टम क्या था? कम्यून सिस्टम आया था ग्रेट लीप फॉरवर्ड के टाइम। ग्रेट लीप फॉरवर्ड आया था 1958 में, और ग्रेट लीप फॉरवर्ड में ही कम्यून सिस्टम लागू किया गया था चाइना के द्वारा। कम्यून सिस्टम में क्या हुआ था कि जो स्मॉल फार्मर्स थे वो मिलकर कोऑपरेटिव फार्मिंग करते थे, ठीक है, मिल के फार्मिंग करते थे वो। इसके बाद है ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चर रिवोल्यूशन, ये आया था हमारा 1960
5 में। इसमें क्या किया गया था, इसमें जो यूथ है चाइना का उन्हें भेजा गया था कंट्री साइड यानी विलेजेस में भेजा गया था और विलेजेस में वहाँ पे उन्हें स्किल सीखने को बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स प्ले वाइटल रोल। जो हमारे माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम है, फॉर एग्जांपल सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है कंसेप्ट है, वो एक वाइटल रोल प्ले करता है इंश्योरिंग ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द रूरल इकोनॉमी, रूरल इकोनॉमी की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए एज दे, बिकॉज ये क्या करता है, प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट। ये भी बिल्कुल सही है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू हम फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट को लीड करता है क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप मोस्टली किसके होते हैं, वुमेन्स के होते हैं। ये वुमेन्स में सेविंग हैबिट इंक्रीज करता है, उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट में मदद करता है। इसके अलावा उनको डिफरेंट सोशल इशू पे बात करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। उसके अलावा उनको स्किल ट्रेनिंग दी जाती है इसके अंदर, ठीक है। तो ये सब इसमें किया जाता है। एनहेंस द रीच ऑफ फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम, ये फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम की रीच बढ़ाने में भी हेल्प करता है। तो ये बिल्कुल सही है तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, डैश में बी डिफाइन एज अ मेजर ऑफ द एक्सटेंट ऑफ डेमोग्राफिक पार्टिसिपेशन इन द सोशल एंड पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग। इनमें से किसको डिफाइन किया जाता है एज ए मेजर, किस चीज़ का मेजर, डेमोग्राफिक पार्टिसिपेशन, यानी आपकी जो डेमोग्राफी है, जो लोग हैं उनका कितना पार्टिसिपेशन है सोशल एंड पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में। तो ये कौन सा इंडिकेटर बताता है, इकोनॉमिक इंडिकेटर, लिबर्टी इंडिकेटर, हेल्थ इंडिकेटर या डेमोग्राफिक इंडिकेटर। ये बताता है लिबर्टी इंडिकेटर। यहाँ पे आप डेमोग्राफिक देख के इसे डेमोग्राफिक मत लगा दीजिएगा, ये मिस्टेक मत कीजिएगा। यहाँ पे आएगा लिबर्टी इंडिकेटर। देखिए चाइना और इंडिया की जब हम कंपैरिजन करते हैं, चाइना का HDI रैंक ज़्यादा है, लेकिन हमेशा इंडिया इस चीज़ की कंप्लेन करता है कि आप लिबर्टी इंडिकेटर को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, बिकॉज चाइना एक कम्युनिस्ट इकॉनमी है, वहाँ पे गवर्नमेंट सब कुछ कंट्रोल करती है। चाइना एक डेमोक्रेसी नहीं है, इंडिया एक डेमोक्रेसी है। तो इंडिया में लिबर्टी इंडिकेटर बेटर परफॉर्म करते हैं। लिबर्टी इंडिकेटर का मतलब क्या है, जो हमारी डेमोग्राफी है, जो पीपल हैं, जो लोग हैं, उनका सोशल एंड पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में बहुत बड़ा पार्ट है, जबकि चाइना में ऐसे नहीं है। चाइना में सब कुछ गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो एक तरह से अगर लिबर्टी देखी जाए तो वो इंडिया में ज़्यादा है। तो ये एक लिबर्टी इंडिकेटर का पार्ट है। यहाँ पे आंसर जो है ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 26, स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रही है, द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इन इंडिया इज यूनिफेसिटेड, यानी अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम जो है इंडिया की उसका एक ही कारण है। ये गलत स्टेटमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम जो इंडिया में है उसके कई कारण हैं, जैसे कि स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ लगा लीजिए, इंडिया की ग्रोथ रेट स्लो है, इसलिए इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। पॉपुलेशन इंडिया की ज़्यादा है, ये रीज़न लगा लीजिए। हमारा एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है, ये भी एक प्रॉब्लम है। हमारा एग्रीकल्चर डेवलप नहीं है, ये भी एक प्रॉब्लम है। हमारी इंडस्ट्री अभी ज़्यादा डेवलप नहीं है, ये भी एक प्रॉब्लम है। हमारे पास कैपिटल कम है, कैपिटल फॉर्मेशन कम है, ये भी एक रीज़न है। तो ये मल्टी फेसिटेड प्रॉब्लम है, ना कि यूनिफेसिटेड। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। स्टेटमेंट 2 क्या कह रही है, वर्कर पॉपुलेशन रेशो, जिसे हम पार्टिसिपेशन रेट भी कहते हैं, ओके, इज एन इंडिकेटर, ये एक इंडिकेटर काम करता है, यूज फॉर एनालाइजिंग द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन ए कंट्री, यानी किसी कंट्री में आपको एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन जाननी है तो आप वर्कर पॉपुलेशन रेशो से जान सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। वर्कर पॉपुलेशन हमें क्या बताता है, टोटल वर्क फोर्स डिवाइड बाई टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई में 100, यानी आपकी टोटल पॉपुलेशन का कितने लोग जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगे हुए हैं, ये हमें बताता है। तो ये बिल्कुल सही है, किसी भी कंट्री की एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन बता सकता है वर्कर पॉपुलेशन रेशो। तो स्टेटमेंट 2 जो है हमारी वो करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 फॉल्स है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स जबकि स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने कॉलम 1 दिया हुआ है, हमें कॉलम 2 दिया हुआ है, इसमें से बताना है कौन सा पेयर करेक्ट है। फर्स्ट पेयर करेक्ट दिया हुआ है, सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर या फोर्थ पेयर, ठीक है। अडोप्शन ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम अडोप्ट किया गया था, द कॉमन डेवलपमेंट पॉलिसी ऑफ इंडिया एंड चाइना, ये गलत है। मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम इंडिया और चाइना दोनों की पॉलिसी नहीं थी, ये सिर्फ इंडिया की पॉलिसी थी। इंडिया ने मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो किया था, यानी जिसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों का रोल होगा। इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन चाइना, चाइना में इकोनॉमिक रिफॉर्म लाए गए कब, इम्पोज्ड बाय वर्ल्ड बैंक, ये भी गलत है। चाइना में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म लाए गए थे वो वर्ल्ड बैंक द्वारा इम्पोज नहीं थे, वो चाइना ने खुद लाए थे। 1978 में चाइना के द्वारा खुद इकोनॉमिक रिफॉर्म लाए गए थे। जो वर्ल्ड बैंक द्वारा इकोनॉमिक रिफॉर्म इम्पोज किए गए थे वो इम्पोज किए गए थे इंडिया के ऊपर, और इंडिया के ऊपर कब इम्पोज किए गए थे, 1991 में। 1991 में हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत कम हो गया था, तो हमें हेल्प लेने के लिए जाना पड़ा वर्ल्ड बैंक में, और वर्ल्ड बैंक ने कंडीशन रखी थी कि आप अपनी इकोनॉमी को ओपन करेंगे। तब हम LPG रिफॉर्म लेके आए थे। तो वो हमारे जो LPG रिफॉर्म है, जो हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म है, वो वर्ल्ड बैंक द्वारा इम्पोज किए गए थे। चाइना के केस में ऐसा नहीं है, चाइना जो इकोनॉमिक रिफॉर्म लाया था वो खुद से लाया था, और कब लाया था, 1978 में। ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन जो कि 1958 में स्टार्ट किया गया था, फोकस्ड ऑन मासिव इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है।
इसने इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया था। इन्होंने कहा था कि आप अपने बैकयार्ड में, रूरल लोगों को कहा था कि अपने बैकयार्ड में आप हर एक लोग एक इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करिए, और उसके लिए उनको फाइनेंशियल हेल्प भी बिल्कुल प्रोवाइड की गई थी। तो ये बिल्कुल सही पेड़ है जो सी का दिया गया है, सी का 3। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन जो 1958 में आया था, उसमें ज़्यादातर इंडस्ट्रियलाइजेशन फोकस किया गया था और लोगों को कहा गया था कि अपने बैकयार्ड में एक इंडस्ट्री खोलिए आप। ठीक है, तो इंडस्ट्री के बहुत जोर दिया गया था। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रही है फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ पाकिस्तान कब आया था? अनाउंस इन 1953। ये गलत है। चाइना का फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था 1953 में, पाकिस्तान का फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था 1956 में। तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट भी इनकरेक्ट है, सेकंड भी इनकरेक्ट है। करेक्ट पेयर जो है वो ऑप्शन सी है। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी सेफ, कीप लर्निंग। जय हिंद।